नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कोलावत वाईएसआर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज से एसएससी जीडी का एक संपूर्ण कोर्स लेके आए हैं और इसमें हमने आपको सिलेबस और जो परीक्षा प्रारूप है वो पहले ही उपलब्ध करवा दिया है। आप यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम एसएससी जीडी को एक टारगेट मान करके और संपूर्ण अध्ययन हर विषय का आपको निःशुल्क करवाने वाले हैं। इसलिए हम आपको जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके लिए आप बिल्कुल लगातार चैनल से जुड़े रहें और इसका बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, जिससे डेली आने वाले जो वीडियो हैं आपको जल्द उपलब्ध हो सके, उनका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। मित्रों, आज से मैं भारत का भूगोल शुरू करने जा रहा हूँ इंडिया जीके के लिए। तो भारत के भूगोल में सबसे पहला पॉइंट आता है भारत का नामांकन। जैसे आपने ये हेडिंग दिख रखा है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, ध्यान देना। तो भारत के जो नामांकन की बात करते हैं, यानी कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, कैसे कौन कौन से नाम सबसे पहले बने, इसके बाद में कौन सा बना, तो वो देखते हैं। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे पहले नाम, तो हम लिखते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण विभिन्न प्रारूपों में इस प्रकार है। यानी कि अलग अलग तरह से ये प्रारूप दिखाए जाते हैं कि भारत का नाम कैसे कैसे वो पड़ा, वो पूरा हम देखेंगे, एक विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। तो मित्रों, ध्यान रखना, सबसे पहले आता है हमारे पास में ब्रह्मावर्त। पहला नाम आता है ब्रह्मावर्त। तो क्या नाम पड़ा भारत का? ब्रह्मावर्त। कैसे पड़ा और वो देखते हैं पूरा। तो ब्रह्मावर्त, तो ध्यान रखना भाई, आर्यों के द्वारा यहां पर निवास करने के कारण, आर्यों के द्वारा यहाँ पर निवास करने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त कहते हैं। आर्य लोग ब्रह्मा जी की पूजा किया करते थे, ऐसा भी हम तात्पर्य मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ब्रह्मावर्त इसका नाम हुआ करता था। ध्यान रहे, प्रमुख नदी कौन सी हुआ करती थी? तो प्रमुख नदी हुआ करती थी सरस्वती। प्रमुख नदी हुआ करती थी मित्रों सरस्वती नदी हुआ करती थी। यानी कि हमको ये पहला नाम मिलता है। और क्या कहते हैं मित्रों? तो ब्रह्मावर्त के बाद इसे ही हम ध्यान रखना, अगर ब्रह्मावर्त आपको नहीं मिलता है तो एक नाम और मिल सकता है, आर्यवर्त। ब्रह्मावर्त की जगह हमको नया नाम मिल सकता है, आर्यवर्त। ध्यान रखना भाई, आर्यों का निवास होने के कारण, इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। ध्यान रहे, आपको आर्यों का निवास होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? आर्यवर्त पड़ता है। दो नाम पढ़े अब तक हमने, एक तो ब्रह्मावर्त और एक आर्यवर्त। लेकिन क्या और भी नाम पढ़े, तो उनका भी एक पूरा अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना मित्रों, अगला आता है भारतवर्ष। तो ध्यान रखना भाई, भरत जन के शासक द्वारा हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक
का क्षेत्र अपने अधिकार में किया, अधिकार में किया। इसलिए इसलिए इसे भारतवर्ष भारतवर्ष कहा गया। ध्यान रखना, इसे क्या कहा गया, देखिए भारतवर्ष कहा गया। तो भारतवर्ष नाम कब पड़ा वो हमने पूरा देख लिया है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, कौन से पुराण में, भारत के कौन से पुराण में हमको भारतवर्ष या भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट, वायु पुराण। वायु पुराण में हमें भारतवर्ष या भारतवर्ष शब्दों का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। तो अब तक हमने जाना मित्रों कि एक तो ब्रह्मावर्त आर्यों के द्वारा यहाँ पर निवास करने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, देखें ब्रह्मावर्त कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा किया करते थे। इसके अलावा आर्यवर्त, आर्यों का निवास होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आर्यवर्त पड़ गया। फिर अगली बात देखें तो भारतवर्ष, तो भारतवर्ष ध्यान रखना, भारतवंश के शासक द्वारा हिमालय से लेकर के कुमारी द्वीप यानी कि कन्याकुमारी तक का क्षेत्र अपने अधिकार में किया, इसलिए इसे भारतवर्ष कहा गया। अगला बात आता है वायु पुराण में। वायु पुराण में भारतवर्ष या भारतवर्ष शब्दों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद मित्रों आगे चलते हम, अगला आता है बौद्ध, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हमें भारत के लिए जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है। यानी ध्यान रखना, भारत को क्या कहा गया है, एक द्वीप की संज्ञा दी गई है, यानी कि क्या कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। किसमें कहा गया है मित्रों, तो आप ध्यान रखोगे बौद्ध काल के जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, ध्यान रखना साहित्यों में, बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनमें हमको ये नाम देखने को मिलता है। तो अब तक हमने जाना 5 नामों के बारे में जाना। पहला नाम मित्रों ध्यान रखोगे ब्रह्मावर्त, दूसरा नाम ध्यान रखोगे आर्यावर्त, तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है भारतवर्ष या भारतवर्ष, चौथी बात हमने की वायु पुराण में क्या नाम मिलता है, और पांचवी बात की बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हमें भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आप ध्यान रखना जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है। मित्रों ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है जम्बू द्वीप को लेकर के कि बौद्ध धर्म की साहित्यिक रचनाओं में भारत का कौन सा नाम मिलता है। तो आप ध्यान रहे इसको जम्बू द्वीप के नाम से ये उल्लेख मिलता है। तो मित्रों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं 10 या 15 सेकंड के लिए स्क्रीन से थोड़ा गायब करता हूँ। नेक्स्ट मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट मित्रों आगे चलते हैं। अब देखिए और भी नाम हमको मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं अब आगे हमको एक शब्द मिलता है इंडिया। इंडिया शब्द के बारे में चर्चा करेंगे एक बार। तो इंडिया शब्द ये किसने कहा और किस शब्द से ये पूरा बना हुआ है, कौन सी भाषा का ये शब्द है, क्योंकि इसको लेकर के काफी बार क्वेश्चन बनता है। इंडिया तो ध्यान रखना भाई, रोमनवासी रोमनवासी भारतीय क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी, सिंधु नदी को इंडस कहते थे मित्रों। क्या कहते थे? इंडस। और इसीलिए उन्होंने इस शब्द को गढ़ा। तो देखिएगा भारतीय क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी, सिंधु नदी को इंडस कहा तथा भारत को इंडिया कहा। ध्यान रखना मित्रों, भारत को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कह दिया। भारत को तो इंडिया कह दिया, लेकिन ध्यान रखना ये लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे? तो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, लेकिन भारत को ये इंडिया कहते थे। अब मित्रों आगे क्या हुआ फिर थोड़ा सा देखते हैं। रोमनवासी के द्वारा ये कहा गया, तो आप ध्यान रखना एक क्वेश्चन और बनता है। इंडिया शब्द, इंडिया शब्द इंडोई शब्द से बना है। शब्द से बना है, ध्यान रखना भाई, इंडोई शब्द से बना है। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है मित्रों? तो आप ध्यान रखोगे इंडिया शब्द इंडोई शब्द से बना है। इतना हमने जान लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं रोमन वासियों ने ही भारत को क्या कहा है? इंडिया भी कहा है, रोमन वासियों के द्वारा। यानी कि हम यूनानी भी कह सकते हैं इसमें। अच्छा जी, इसके बाद अगला शब्द आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द किसने कहा? हिंदुस्तान देखते हैं मित्रों, तो आप ध्यान रखना ईरानी या फारसी लोगों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया। ध्यान रखना, भारत को इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कह दिया। किन लोगों ने? तो ईरानी या फारसी लोगों ने। फारसी लोगों ने क्या कह दिया इन्हें? तो अब ध्यान रखना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? तो पारसी लोग। पारसी लोगों ने इसको कह दिया है हिंदुस्तान कह दिया है। फिर ध्यान रखना तथा यहाँ के लोगों को, तथा यहाँ के लोगों को, तथा यहाँ के लोगों को हिंदू कहा, हिंदू कहा। ध्यान रखना यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। अब तक हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की हुई है कि इंडिया शब्द किस शब्द से बना है, तो आप ध्यान रखना किससे बना है? इंडोई शब्द से बना है। इंडिया शब्द को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, और एक हिंदुस्तान शब्द को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान किसने कहा। तो आप ध्यान रखना हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? ईरानी और फारसी लोगों के द्वारा। क्या कहा गया था इसे? तो हिंदुस्तान कहा गया था। एक बार मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 से 15 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन से गायब हो जाता हूं।
करते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, अब भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत के कुछ संवैधानिक नाम ढूंढे गए और उनको फिर अपने संविधान में डाल दिया गया। और वर्तमान में भारत के तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन एक जो हमारी कानूनी जो भाषा है या हम कह सकते हैं संवैधानिक जो भाषा है, उसमें भारत का नाम क्या है। इधर देखिए मित्रों, इंडिया, हिंदुस्तान या फिर और कोई क्या न क्या नाम हमको मिलते हैं भारत के संविधान में। तो यहाँ देखते हैं भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में हमको क्या क्या नाम मिलते हैं। भारत के संविधान में ध्यान रखना, भारत के संविधान में क्या नाम हमको मिलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे भारत का मुख्य रूप से जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से। ये देखा जाए तो हमारे भारत का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे मित्रों, भारत तथा इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान रखना भारत का जो नाम मिलता है हमें क्या क्या मिलता है, तो एक तो भारत ही मिलता है और एक हमको क्या मिलता है, इंडिया मिलता है। और ये हमको ध्यान रखना अब संविधान में बता दिया गया है कि वास्तव में जो भारत के नाम है वो ये तो है, संवैधानिक भाषा में इनको हम यूज लेंगे, एक तो भारत और एक हम लेंगे इंडिया, हिंदुस्तान को हम यूज नहीं लेंगे। तो मित्रों ये तो होता है आपका नामकरण। अब इसी में क्योंकि हम एसएससी जीडी का ये लगातार आपको एक बड़ा वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और हम चाहेंगे कि आपको शीघ्र ही इंडिया का पूरा ज्योग्राफी अति शीघ्र पूरा हो और आप अपनी परीक्षा को जल्द ही दे सके, क्योंकि एग्जाम भी काफ़ी जल्दी होने वाला है। तो इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये तो होता है आपका भारत का नामांकन। भारत के नामांकन के बाद अगले टॉपिक की चलते हैं नेक्स्ट मित्रों। इसके बाद हम लेते हैं भारत की स्थिति। नेक्स्ट टॉपिक आता है मित्रों भारत की स्थिति। भारत किस तरह के प्रारूप में स्थित है, विश्व पटल पर क्या उसका एक परिमाप है, पूरा हम देखते हैं एक बार। तो देखिए मित्रों, यदि देखा जाए भारत की स्थिति के बारे में तो सबसे पहले क्वेश्चन यही, तो विश्व या ग्लोब पर भारत का स्थिति, यानी कि विश्व या ग्लोब पर भारत का स्थिति क्या बनता है। तो मित्रों देखिए इसके बारे में एक बार हम देखते हैं ग्लोब पर स्थिति कैसे बनती है। मान लीजिए कि ये ग्लोब है और ग्लोब को हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, डिवीजन कर दिए ग्लोब के, ये ग्लोब है ग्लोब। अब मित्रों ग्लोब का एक भाग तो ऊपरी है और एक भाग है निम्न भाग, नीचे का भाग है। तो ध्यान रहे ऊपरी जो भाग है मित्रों इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ध्यान रहे इसे तो हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और मित्रों ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से हमारे दो भाग बनते हैं। लेकिन जो भारत है वो किस स्थिति में है, तो भारत लगभग इस स्थिति में यहाँ पर बनता है, भारत लगभग यहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं कि भारत कौन से ग्लोब में स्थित है या कौन से गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना भारत
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इस बात को आप जान जाइए यहाँ पर, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मित्रों अगली स्थिति पर चलता हूँ और आप वीडियो के साथ में बने रहें, क्योंकि काफी लंबी क्लास उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपको एकदम पूरा विस्तृत और गुणवत्तापूर्ण ये शिक्षा उपलब्ध हो सके। लीजिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं विश्व ग्लोब पर भारत का स्थिति पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मित्रों, ये तो हुआ उत्तरी गोलार्ध। यदि मैं डिवीजन ऐसे करता हूँ, तो यदि डिवीजन में दूसरे तरीके से करता हूँ तो फिर भारत का स्थिति कैसे बनेगा, देखिए। अब की बार हम क्या करते हैं, रहेगा ग्लोब ही, लेकिन ग्लोब का थोड़ा डिवीजन दूसरे तरीके से करते हैं। और वो कौन सा तरीका होगा, देखिएगा। जैसे हम अब की बार इसका डिवीजन करते हैं ऐसे, और इस तरीके से ये डिवीजन किया तो ये क्या बनता है और ये क्या बनता है। तो मित्रों ध्यान रखना, इस वाले भाग को अपन कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, इसको अपन कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। और मित्रों ये वाला भाग, इसको अपन कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर कितने गोलार्ध सामने आ जाते हैं मित्रों, तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। लेकिन भारत कहाँ पर है, तो भारत उसी जगह पर होगा लगभग, लेकिन ध्यान रखना अब की बार यहाँ पर थोड़ी स्थिति बदल चुकी है। और वो कैसे मित्रों, तो आप ध्यान देना, चूंकि पहले तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध था ऊपर की ओर, अब की बार डिवीजन कुछ अलग प्रकार का हुआ है। तो देखिएगा भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है, ध्यान रखें। भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा मित्रों, यदि डिवीजन आड़ा होता है, क्षैतिज होता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और यदि ऊर्ध्वाधर होता है तो हम कौन से में आएंगे, पूर्वी गोलार्ध में। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ध्यान देना मित्रों, अब थोड़ा सा हम इसी को और आगे बढ़ा देते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है, इस बात की यदि हम चर्चा करें तो इसके लिए आता है, यानी कि ग्लोब पर जो भारत की स्थिति बनती है वो क्या बनती है। देखिए मित्रों, ग्लोब पर, ग्लोब ग्लोब पर भारत की स्थिति, ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसे बनी, तो मित्रों ध्यान रखना, इसमें बनेगी उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्धों से संबंधित। यानी कि कौन कौन से गोलार्ध होंगे, तो आप ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध भी होगा और पूर्वी गोलार्ध भी होगा। लेकिन यदि दिशा का प्रारूप देखा जाए तो भारत के लिए क्या दिशा बनती है, इधर देखिए मित्रों, क्वेश्चन का स्टेप बदल जाए। ये तो ये बात हो गई, अब आता है भारत किस दिशा में स्थित है। भारत किस दिशा में स्थित है, और इसका आधार माना जाए ग्लोब को, विश्व को ही माना जाए, विश्व या ग्लोब पर, विश्व या ग्लोब पर। तो मित्रों इधर देखिए, हम सबसे पहले पूरा एक मैप क्रिएट करते हैं छोटा सा, फिर उसको हम जानेंगे। तो इस तरीके से हम एक प्रारूप बना रहे हैं, ये हम मान सकते हैं कि पूरा विश्व है, ये मान सकते हैं कि पूरा क्या है, विश्व है। अब मित्रों ध्यान देना, ये कौन सी दिशा बनेगी, तो ये बनेगी आपकी उत्तर। ये कौन सी दिशा बनेगी मित्रों, तो ध्यान रखना, यहाँ पर बनेगा पश्चिम, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा,
तो मित्रों देखिए, भारत की स्थिति बनती है यहाँ पर, यानी कि इंडिया यहाँ पर है। जब इंडिया यहाँ पर है तो बताइए भारत का दिशा क्या होगा। तो यहाँ पर हम जान पाएंगे, तो भारत का दिशा बनेगा भारत, भारत उत्तर, उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। लेकिन मित्रों आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को कुछ थोड़ा और पूछे वो कि किस कोण में है। ये तो दिशा पूछ लिया उसने, लेकिन कौन पूछा जाए तो कौन क्या बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो कौन बनता है तो उत्तर पूर्व के लिए ध्यान रखना, भारत, भारत विश्व या ग्लोब, भारत विश्व या ग्लोब पर, ग्लोब पर ईशान, ईशान कोण में स्थित है, ईशान कोण में स्थित है। अगर देखा जाए तो कौन देखा जाए मित्रों, तो कौन सा आएगा, ईशान कोण होगा। तो आपको थोड़ा समझ आएगा मित्रों, यदि ग्लोब पर देखा जाए तो उत्तरी तथा पूर्वी दोनों ही ग्लोब आएंगे, दोनों ही ग्लोब गोलार्ध आ जाएंगे। और भारत का दिशा पूछा जा रहा है तो आप विश्व या ग्लोब पर तो उत्तर पूर्वी दिशा करें, पूर्णतः न तो उत्तर बनेगा न पूर्वी बनेगा। और बात करें यदि हम कोण का, तो भारत कौन से कोण पर आ जाएगा, ईशान कोण पर आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 10 या 15 सेकंड के लिए थोड़ा आपका ये ओझल हो जाता हूँ। हाँ मित्रों, नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हमारा एक बार स्थिति हो जाता है, क्या तो ग्लोब पर और गोलार्ध के लिए, और क्या दिशा के लिए, और क्या कोण के लिए। इसके बाद अगला बिंदु शुरू कर रहा हूँ मित्रों। अगला आता है लोकेशन को लेकर के, भारत का जो अवस्थिति है और जो विस्तार है वो हमको पढ़ना है। तो देखिए अगला बिंदु बनता है भारत का अवस्थिति, भारत का अवस्थिति, भारत का अवस्थिति। तो देखिए मित्रों, एवं विस्तार, विस्तार को बाद में ले लेंगे, पहले अवस्थिति का लेते हैं थोड़ा। दो तीन चीज पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर मित्रों हमको। एक तो हमको आकृति देखना पड़ेगा, भारत का आकृति कैसा है, कैसा आकृति है भारत का। तो मित्रों ध्यान रखना, भारत का जो आकृति है, भारत का आकृति है मित्रों चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। भारत किस आकृति का है, तो चतुष्फलकीय आकृति का है, आकृति देखा जाता है। लेकिन मित्रों अगला आता है लोकेशन को, हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें। तो देखिएगा, एक बार यहाँ पर मैप क्रिएट कर देते हैं छोटा सा, जिससे हम थोड़ा सा आगे जान पाएंगे। इस तरह से आपका ये मैप बनता है। इस तरह से हमारा ये भारत का मैप बन जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इधर की तरफ ये जो स्थिति बनती है, यहाँ से यहाँ तक की, ये एक बनती है स्थल सीमा, यानी कि यहाँ पर मिलते हैं हमको देश मिलते हैं।
ये जो स्थिति बनेगी इसमें, तो हम कह सकते हैं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो कि विभिन्न देशों के साथ है, विभिन्न देशों के साथ बनती है। ये तो ये बनता है मित्रों पूरा। फिर यदि हम देखें मित्रों यहाँ पर, तो ये पूरा जो है वो है हिंद महासागर, पूरा कंप्लीट क्या है, हिंद महासागर। ध्यान रहे, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसके बाद मित्रों, अच्छा ये एक अलग से ही देश है बांग्लादेश। यहाँ पर हमारे कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, द्वीपीय समूह मिलते हैं, जिनको आप कहते हो अंडमान निकोबार। इसको हम कहते हैं मित्रों अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। और मित्रों ये जो आपको है मिलता है, इसको अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी। और ये जो है मित्रों, इसको अपन कहते हैं अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्या? चलो एक बार टेक्निकल टीम कह रहे हैं कि ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें। ये पूरा जो है कंप्लीट, इसको अपन कहते हैं हिंद महासागर, हिंद हिंद महासागर, हिंद महासागर। इधर को भी ध्यान रखें, ये हिंद महासागर ही है पूरा। लेकिन हाँ, यहाँ पर और छोटे छोटे से द्वीप मिलते हैं और द्वीपीय समूह है, इस तरह से ये। तो मित्रों ये जो है आपका पूरा प्रारूप, इसको तो हम कहते हैं लक्षद्वीप, इसे तो हम कहते हैं लक्षद्वीप। और मित्रों ये जो है, इसको अपन कहते हैं मिनिकॉय, इसको हम कहते हैं मिनिकॉय। और यहाँ पर मित्रों एक अलग से ही देश मिलता है हमें, और इसका नाम है मालदीव। ध्यान रखना, ये कौन सा देश है? ये भारत की है मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि। और ये अंडमान निकोबार, और इधर को ये लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, और ये मालदीव। लेकिन ध्यान रखना, ये अलग से ही क्या है, देश है। ये है श्रीलंका। तो ध्यान रखना मित्रों, ये भी एक अलग से ही देश है, ये भी एक अलग से ही देश है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, दो छोटी छोटी सी खाड़ियां हैं यहाँ पर, जिनको अपन कहते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। उनको भी अलग से पढ़ेंगे। अभी एक बार हमने थोड़ा सा क्रिएट कर लिया, जो प्रश्न इनसे संबंधित निकले हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन पहला, भारत हिंद महासागर, भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भारत हिंद महासागर के किस दिशा में स्थित है? तो आप ध्यान रखोगे उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा बिंदु मित्रों ध्यान रखना, भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, अरब सागर स्थित है। फिर मित्रों ध्यान रखोगे अगला,
दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी स्थित है। इसके अलावा मित्रों आप ध्यान रखोगे भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश स्थित है। इसके बाद मित्रों ध्यान रखोगे आप, श्रीलंका देश स्थित है। इसके बाद भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में अफगानिस्तान देश स्थित है। ध्यान रखना बिल्कुल यहां पर, इस जगह पर, यहां पर तो इस जगह पर कौन सा देश स्थित है? ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखोगे सबसे उत्तर में कौन सा देश स्थित है? अफगानिस्तान। तो मित्रों ये छोटे छोटे बिंदु हो चुके हैं, इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, एक बार इसका रिवीज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। भारत के भारत हिंद महासागर की कौन सी दिशा में है मित्रों? तो आप ध्यान रखोगे उत्तर दिशा में है। अगला मित्रों भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है मित्रों? अरब सागर है। अगला आता है भारत के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी स्थित है। इसके बाद ध्यान रखना भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है मित्रों? आपको ध्यान रखना श्रीलंका। और भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट मित्रों और आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष तथ्यों पर। 5 तथ्यों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए। हाँ मित्रों यदि दिशा के हिसाब से देखें, बिल्कुल एकदम पूरा दिशा देखें, तो भारत की कौन सी दिशा में कौन सा देश स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम प्रारूप बनाते हैं। इधर देखिए, जैसे इस तरीके से हमने भारत का भी लोकेशन बनाया है, बगल में भी भारत का मैं प्रारूप बना रखा है, तो वहां पर भी आप हेल्प लेंगे। ध्यान देना मित्रों, ये उत्तर दिशा, तो उत्तर एकदम प्रॉपर उत्तर में आपका कौन सा देश होगा? तो अफगानिस्तान। बिल्कुल उत्तर में कौन सा होगा? अफगानिस्तान, बिल्कुल ही उत्तर में होगा। तो आप ध्यान रखना भारत के उत्तर में स्थित है। क्या स्थित है मित्रों? अफगानिस्तान। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद दक्षिण में, तो मित्रों बिल्कुल दक्षिण में कौन स्थित है? तो ध्यान रखना बिल्कुल दक्षिण में आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। और देखेंगे मित्रों
भारत के पूर्व में, बिल्कुल पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो यहां पर देखा जाए तो सबसे पूर्व में आता है म्यांमार। म्यांमार कह दो आप इसे। इसे मित्रों हम बर्मा भी कहते हैं, ध्यान रहे, बर्मा भारत के पूर्व में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। इसके बाद मित्रों अगला पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में ध्यान रखोगे पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित, अगर नॉर्मली पूछा जा रहा है ठीक है मित्रों, उप दिशा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो आप ध्यान रखोगे यहां पर इस तरह से, ये प्रारूप भी हमारा बन सकता है इस तरह से। तो यहां पर आप ध्यान रखें, यहां पर आप ध्यान रखें, ये दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। और उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा देश होगा मित्रों? तो आप ध्यान रखना नेपाल, इसके अलावा ध्यान रखना चीन, और अगला होगा भूटान। नेपाल, चीन और कौन सा? भूटान। ये कौन सी दिशा में होंगे? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा में मित्रों तो ये बनेगी हमारी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। तो यहां पर होगा हमारा पाकिस्तान ही होगा। कौन सा होगा? पाकिस्तान। फिर मित्रों दक्षिण पश्चिम में वैसे कोई नहीं, लेकिन दक्षिण में आता है मालदीव। तो इस तरह से हमारे कुछ ये दिशा बनती है। और हाँ, लगभग यहाँ पर बनता है हमारा बांग्लादेश, तो वो एक अलग बनता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये तो आप ध्यान रखना, ये तो है इसके लिए, ये उत्तर पश्चिम के लिए, और ये हो जाता है अफगानिस्तान के लिए, और ये होता है मित्रों किसके लिए? म्यांमार के लिए, और ये है आपके श्रीलंका के लिए। अब चूंकि अब स्थिति पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इसका। बिल्कुल मित्रों, आपने इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये तो होती है हमारी अभी एक लोकेशन। फिर अभी और आगे चलते हैं विस्तार के बारे में। अगला छोटा टॉपिक बनाते हैं भारत का विस्तार। मित्रों मैं आपको बता दे रहा हूं, एसएससी जीडी से संबंधित मैं पूरी भारत की जीके करवा रहा हूं, लेकिन यही जो भारत का भूगोल है आपको सीईटी लेवल जो राजस्थान में लागू किया गया है L1, यानी कि हम कह सकते हैं उसको ग्रेजुएशन लेवल, और एक हमारा सीनियर लेवल, दोनों में भारत का भूगोल दिया गया है। तो आप उसके लिए भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा एकदम विस्तार से आपको ये भारत का जीके पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारत की अन्य महत्वपूर्ण कंपटीशन परीक्षाएं जैसे रेलवे होता है, आपका एसएससी होता है, इन सब के लिए भी यहाँ से अपना कंटेंट उपलब्ध कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है मित्रों हमारा भारत का विस्तार। ध्यान रखिए, भारत का विस्तार। देखिए मित्रों, जो भारत का विस्तार है उसमें हमको देखना पड़ेगा एक बात तो कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना है मित्रों, यहां पर हमको क्षेत्रफल में भी
क्षेत्रफल में भी हमको उस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी देखना है जो भारत में इस समय नहीं है, यानी कि वो कहां पर चला गया। तो या तो वो चीन के पास में है या फिर वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो देखते हैं एक बार, तो हम कुल क्षेत्रफल देखते हैं भारत का। कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए मित्रों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन ध्यान रखना, जब इतना कंप्लीट हमारे पास में है तो वर्तमान में इतना लगभग नहीं है। क्यों? कि पाकिस्तान के द्वारा भी हमारा कुछ भाग अवैध रूप से अपने अधिकार में कर लिया गया है। इसके अलावा चीन के द्वारा भी कुछ भाग अवैध रूप से अधिकार में कर रखा है। तो वो हम देखते हैं एक बार। तो ये मैं स्थिति बता रहा हूँ 31 अक्टूबर के बाद की। तो ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद कैसी स्थिति बनी? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का विभाजन किया गया तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रखना मित्रों, पहला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा है मित्रों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं उस स्थिति को ही आगे लूंगा, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर और जब लद्दाख 2 अलग अलग बनाए गए तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बदल गई है। कैसे? ध्यान देना। स्थिति 31 अक्टूबर 2019 के बाद की है। कैसे मित्रों? ध्यान देना। पहला बिंदु, सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीओके क्या है। पीओके तो ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। तो ध्यान रखना मित्रों, पाकिस्तान के द्वारा जो अवैध रूप से जो कश्मीर का भाग अपने अधिकार में कर रखा है उसको कहते हैं पीओके। अब पीओके में आप ध्यान रखना, ये जो कश्मीर है ये कौन कौन से हमारे भारतीय प्रशासनिक इकाइयों यानी कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। तो आप ध्यान रखना पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कब से लगभग? तो ध्यान रखना 1948 से पाक के अधिकार में, लेकिन ध्यान रखना वैध थोड़ी है। कैसे? अवैध में है। ध्यान रखना, जो कि
जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, प्रदेश का भाग है। लेकिन आप थोड़ा सा एक ध्यान रखना यहीं पर नोट डाल करके, इंपॉर्टेंट, और वो बात यह है मित्रों, पीओके का सर्वाधिक भाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का इसमें सर्वाधिक भाग है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्षेत्र कितना है लगभग, तो देखिए इधर, ध्यान दें मित्रों, अठहत्तर 114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कितना, 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अवैध रूप से अपने अधिकार में कर रखा है। ध्यान रहे मित्रों आपको। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ मित्रों, देखिए पाकिस्तान द्वारा क्या किया गया मित्रों, पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बाल्टिस्तान का भाग चीन को 1963 में दे दिया। ध्यान रखना, जिसका क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल 5180 वर्ग किलोमीटर का भाग। इतना भाग पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, तो चीन को दे दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों एक बार इसका। हाँ मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर यदि हम आगे बढ़े तो अब शेष जो भाग है मित्रों, इसके बाद का और हम आगे करेंगे। जैसे वो चीन के द्वारा कौन कौन सा भाग और कितना भाग वो लिया गया है। तो मित्रों आपको एक कैसी लगी क्लास, इतनी बड़ी क्लास ही मैं आपको रोज उपलब्ध करवाऊंगा, जहाँ पर आपको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिलेगी। और आने वाले कुछ ही समय में, लगभग 1 महीने के बाद, हम संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ चुके होंगे और आप भी काफी आत्मविश्वासी हो चुके होंगे। और
और अन्य विषयों का भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणित का भी एक विस्तृत आज से ही सीरीज शुरू किया जाएगा और हिंदी, इंग्लिश, अन्य विषयों के भी आपको शीघ्र ही वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो मित्रों तो इसे लाइक करें, और यदि नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि YSR एजुकेशन का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप पेड कोर्स यानी कि जो फीस से संबंधित होते हैं वैसे कोर्स भी खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे जब फ्री आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ पर क्यों जाए। तो मित्रों यहाँ पर हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनका हमको पालन करना पड़ता है, लेकिन हाँ काफ़ी विस्तृत पढ़ाने वाले यहाँ पर भी। लेकिन जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन करवाने में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हर अध्यापक के द्वारा यूट्यूब पर तो नहीं करवाया जा सकता। लेकिन मैं आपको जीके तो पूरा करवाने वाला हूँ और सब्जेक्टिव पूरे ही करवाए जाएंगे। लेकिन आप टेस्ट सीरीज और जो भी बहुत सारी बातें होती हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, तो आप हमारे ऐप पर जरूर जाएं और उसे डाउनलोड करें और वहाँ से आप पूरा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों YSR एजुकेशन के साथ। फिलहाल मैं राजेंद्र कोलावत आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा।